दरअसल 26 साल के इरफान सुल्तानी ने खामेनेई की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था। सुल्तानी को किसी ट्रायल, वकील या अपील का मौका तक नहीं दिया गया। 11 जनवरी को अदालत में इरफान सुल्तानी का मामला गया था। अदालत ने सुल्तानी को मुहारेबह यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी बता दिया। अगर खामेनेई के संरक्षण में चलने वाली ईरानी सरकार ने विरोध की आवाज बने सुल्तानी को फांसी नहीं दी तो यही माना गया कि ट्रंप की चेतावनी काम कर गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची तो ये भी कहने लगे कि इरफान को फांसी देने की कोई योजना थी ही नहीं, फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन खामेनेई के गले में ट्रंप की धमकियों की फांस जरूर कसी हुई है। दरअसल 26 साल के इरफान सुल्तानी ने खामेनेई की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था। उसको फांसी पर चढ़ाकर खामेनेई के इशारे पर चलने वाली ईरानी सरकार विद्रोहियों को ये पैगाम देना चाहती थी कि जो हुकूमत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए इरफान पर ईरानी कानून के हिसाब से सबसे गंभीर अपराधों में दोषी बताकर फांसी की सजा का ऐलान हुआ। सुल्तानी को किसी ट्रायल, वकील या अपील का मौका तक नहीं दिया गया। 11 जनवरी को अदालत में इरफान सुल्तानी का मामला गया था। अदालत ने सुल्तानी को मुहारेबह यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी बता दिया। इसके बाद तो मौत से कमतर सजा की जगह ही नहीं थी। ये फांसी की सजा 14 जनवरी को होनी थी, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि फांसी हुई तो ईरानी सरकार की खैर नहीं। लगता है कि ट्रंप की चेतावनी काम कर गई और सुल्तानी की फांसी रुक गई। देखिए, ये बात तो पक्का है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का जो दबाव हुआ है ईरान पे, क्योंकि ईरान में बहुत दिनों से एक रिजेंटमेंट और रेसिस्टेंस वहाँ चल रहा था कि जिस तरीके से वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता है या बाकी लोगों की जो एक्टिविटीज़ है उस पर एक कंट्रोल्ड रेजीम था। पास्ट में हालांकि ये टेक्निक ईरान की हुकूमत के द्वारा अपनाई गई थी कि लोगों को फांसी दे दो, लोगों को जेल में डाल दो, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत मजबूत है। खासकर जो ट्रंप है वो इस मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस है और इसीलिए ईरान एक नेगोशिएशन टेबल पे आए और वो अमेरिका के साथ बातचीत करने की कह रहे हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने अगर ईरान को वेनेजुला समझ लिया है तो ये उनकी कूटनीतिक और सामरिक भूल होगी। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के लिए ईरान में जमीनी ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा होगा। इसकी वजह यह है कि ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ है। इससे अमेरिकी सैनिकों को वैसे ही भारी नुकसान हो सकता है जैसा इराक और अफगानिस्तान में हुआ। इसलिए टीम ट्रंप हवाई या साइबर हमलों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं। मई 2025 में भी अमेरिका ने सीधा ईरान पर अटैक किया और इजराइल तो इस मौके की तलाश में है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लामबंद होके और युद्ध करे और खामेनेई एडमिनिस्ट्रेशन को बर्खास्त करे। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है इजराइल को तो निश्चित रूप से वो ईरान के साथ युद्ध करके जो हमेशा एक खतरा बना हुआ है इजराइल के लिए, सबसे बड़ा जो एक खतरा है उसको एलिमिनेट करने के लिए इजराइल आगे बढ़ेगा। और अमेरिका भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है क्योंकि अमेरिका एक छत्र राज चाहता है। ट्रंप युद्ध तक के लिए तैयार होने की बात करते हैं, लेकिन उनका दिमाग उस विरोध प्रदर्शन को हवा देने में ज्यादा लगा है जिसमें खामेनेई का हलक सूखा हुआ है। अगर विरोध की इस आग से खामेनेई की सत्ता खाक हो गई तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी बिना फौजी ऑपरेशन किए अमेरिका ईरान का काम तमाम करना चाहता है। एक फिजिकल ऑक्यूपेशन तो नहीं होगा और ये जो अटैक्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स, ये ईरान को जरूर डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं बट उनके लोगों का रिजॉल्व नहीं बदली कर सकते। अगर वो चाहेंगे तो हुकूमत अपने आप ही बदली होगी।
हालांकि ईरान में जैसा विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है, वैसी स्थिति पहले भी कई बार आ चुकी है। इस बार फर्क इतना है कि अमेरिका का, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा हस्तक्षेप है, और यही हस्तक्षेप खाड़ी देशों का तापमान बढ़ा देने के लिए काफी है। दुनिया ने 1991 और 2003 में दो बार खाड़ी देशों का मंजर देखा था। दोनों बार एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ इराक था, और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। दूसरा खाड़ी युद्ध इराक की सत्ता और राजनीति के साथ खाड़ी देशों के हालात बदल देने के लिए भी काफी था। इराक मटिया मेट हो गया और सद्दाम मिट्टी में मिल गए। सद्दाम को मिट्टी में मिलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर जिस रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। बल्कि ट्रंप तो जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं, तब से वो युद्ध वाली मुद्रा में ही दिख रहे हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तो ट्रंप की सेना ने राष्ट्रपति भवन से घसीट कर निकाला और सीधे अमेरिका की जेल में पहुंचा दिया। ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को खुली छूट दे रखी है, और अब हमास के प्रति सहानुभूति रखने वाले ईरान के खिलाफ ट्रंप किसी भी हद तक जाने की बात कर रहे हैं। Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. एक तरफ ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक के बाद एक दूसरी बैठकों का दौर जारी रखा, तो दूसरी तरफ खामेनेई के इशारे पर चलने वाली ईरानी सरकार भी ताल ठोकती रही कि ट्रंप हमले जैसी भूल हरगिज ना करें। तीसरी तरफ ऐसी खबरें भी आती रहीं कि खामेनेई ईरान छोड़कर रूस या किसी और देश में उड़ सकते हैं, और इसकी वजह यह बताई जा रही थी कि ईरान के अंदर खामेनेई की कट्टरपंथी मजहबी नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर रहे लोगों के कारण खामेनेई के हाथों से ईरान मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता दिख रहा है। अब सवाल है कि अचानक ईरान और खासकर खामेनेई के खिलाफ ट्रंप क्यों खड़े हो गए हैं। जानकारों के मुताबिक ये सब आनन फानन में नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें 2001 में जाती हैं, जब 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 2600 लोगों की जानें चली गई थीं। हजारों लोग घायल हुए थे, लेकिन अमेरिका जैसे देश के लिए उससे ज्यादा उसका अहम और आत्मविश्वास घायल हुआ था। अमेरिका ने तय कर लिया था कि वो इस आतंकवादी हमले का हिसाब जरूर चुकाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने जिन देशों को टारगेट किया, उनमें ईरान भी था। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा कि उसका ओसामा बिन लादेन या अल कायदा से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक वजह यह भी बताई गई कि ईरान तो एक शिया मुस्लिम देश है और लादेन सुन्नी था, लेकिन लादेन के नाम पर इस्लामिक देशों पर अमेरिका के हमले ने ईरान को अमेरिका का कट्टर दुश्मन बना दिया था। उस घटना के बाद जिस पेंटागन हाउस से अमेरिका की रक्षा नीति चलती है, वहां एक फाइल रखी गई। ईरान पर हमले का आज जो खेल चल रहा है, इसकी बुनियाद 2001 की उस फाइल में ही रख दी गई थी। उस फाइल में लिखा था कि खाड़ी के 7 देशों को तहस नहस करना है। इन 7 देशों में इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान शामिल थे। इसका खुलासा नाटो के कमांडर रहे जनरल वेस्ली क्लॉक ने 2007 में किया था। हालांकि इन 7 देशों को सबक सिखाने की बात तो 5 साल के अंदर थी, लेकिन ये काम बीते 25 साल से चल रहा है। 2001 में पेंटागन के पास एक अर्जी गई, जिसमें कि नेतन्याहू साहब की छाप थी कि भाई ये 7 मुल्क हमको मौका है, इन 7 मुल्कों को हमें टेक आउट करना है। टेक आउट करने का मतलब इनमें हमें सरकारें बदलनी है। कैसे पता हमें साहब?
जनरल वेस्ली क्लार्क जो कि नेटो के कमांडर थे, उन्होंने 2007 में ये रिवील किया कि देखिए हमें 2001 में ये कागज मिला था, हमसे ये कहा गया था कि हम इन 7 मुल्क कौन है? 7 मुल्क हैं इराक, सीरिया, लेबनान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। जानकारों का मानना है कि उसके बाद अमेरिका ने उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इराक सबसे पहले मटिया मेट हुआ और उसके राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। लीबिया में कर्नल गद्दाफी को सरेआम मार दिया गया। सीरिया में सत्ता बदल दी गई। सोमालिया पहले से ही बदहाल है। सूडान और लेबनान में सत्ता बदलने के लिए अमेरिका का प्रयास जारी है और ईरान का हाल क्या है ये साफ साफ दिख रहा है। 3 में नतीजे निकल, एक इराक और सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया। सीरिया अभी 13 साल की सिविल वॉर के बाद वहां से हटे हैं बशार अल असद, और वहां जिस तरह से गद्दाफी को मारा गया, लोगों ने स्क्रीन पे देखा कि उसको छुरी नाइफ से सॉडोमाइज करके मारा गया लिबिया में। अब बचा है ईरान में आज जैसे हालात हैं, उससे उस पहलवी राजवंश के वारिसों में उम्मीद की लहरें उठने लगी हैं, जिन्हें 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा था। खामेनेई का दुश्मन अमेरिका भी है और 1979 में सत्ता से हटाए गए शाह के बेटे रजा पहलवी भी। वो रजा पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें ईरान की राजगद्दी पर हैं। दरअसल रजा पहलवी को लग रहा है कि 47 साल बाद ही सही उनके लिए तेहरान का ताज स्वागत में खड़ा है। इस बीच ये खबर भी आई कि व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रजा पहलवी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। उसी बैठक में ईरान के खिलाफ एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। उस बैठक को सुर्खियां इसलिए भी मिली कि ईरान में जन विद्रोह शुरू होने के बाद पहली बार ट्रंप प्रशासन और रजा पहलवी के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। पहलवी की पहचान अमेरिका परस्त की है, इसलिए ये खबर आती है कि ट्रंप खामेनेई को हटाकर रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान के लोग कट्टरपंथी ताकतों को हटाना चाहते हैं, ना कि अमेरिकी सोच वालों को गद्दी सौंपना। वेस्ट एशिया के मामले में खास करके, और जहां इजराइल इन्वॉल्व हो, वहां ज्यादातर 2 पैरेलल चीजें चलती हैं। एक होता है नैरेटिव, जो कि वही बनाते हैं, या जो मीडिया लेके चलता है नैरेटिव, और एक होता है फैक्ट ऑन द ग्राउंड। अब एक नैरेटिव ये बनाया गया है कि ये साहब जो है, लोग उत्सुक हैं कि ये आ जाएं। या आपने देखा होगा कि नेपाल में भी जब कुछ समझ भी नहीं आता तो राजा की छवि दिखाई देती है। आपने देखा होगा कंबोडिया में सिहानूक की छवि दिखाई देती थी। तो ये डेस्परेशन में है। मेरे नजर में ये बात, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सच नहीं है कि वो बादशाह पहलवी के बेटे जो हैं वो उसके लिए लोग तड़प रहे हैं कि वो आ जाए और हम पर राज करे। ऐसा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की नजरों में खामेनेई क्यों किसी तीखी मिर्च की तरह चुभ रहे हैं? क्या ईरान ने कहीं किसी अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है? क्या ईरान ने किसी दूसरे देश पर हमला किया है? क्या ट्रंप वाकई ईरान को खामेनेई की कट्टरपंथी सोच से आजादी दिलाना चाहते हैं? या ट्रंप अपने दोस्त और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मदद के लिए ये सब कर रहे हैं?